हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है सैटरडे की स्पेशल टाइम ट्रैवल क्लास में। टाइम ट्रैवल क्लास में मैं आपको टाइम में पीछे ले जाकर के 50, 100 या 150 साल पुरानी न्यूज़ को पढ़ाता हूँ। आज का न्यूज़ आर्टिकल है 1972 से, जिसमें इंडिया से आने वाले लेटर्स को यूके ने बैन कर दिया था आज से ठीक 50 साल पहले। और रीज़न ये था कि किसी ने इंडिया से एक पोस्ट कार्ड में बॉम्ब लगा करके यूके में भेज दिया। उसके बाद यूके की सरकार ने क्या किया, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। अब इन आर्टिकल्स को लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो आप अपनी हिस्ट्री को जानें इंटरेस्टिंग तरीके से, दूसरा अपनी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्सिफाई करें। अगर 2022 में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लेते हो, 72 में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लेते हो, 1902 में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लेते हो, तो आप उन बच्चों में शुमार हो जाते हो जो अपने एग्जाम में 50 में से 48 मार्क्स लेके आते हैं, 200 में से 195 स्कोर करते हैं। आ रही बात समझ में? हर तरीके से आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इस स्कोर तक पहुंचने के लिए। आज का क्विज दिखा रहा हूं आपको। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल में जो पढ़ोगे इस क्विज पे अप्लाई करना है। शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी ब्रिटिश बैन ऑन डिलीवरी ऑफ लेटर्स फ्रॉम इंडिया। कह रहा है जी एक बैन लग गया है ब्रिटेन में, ब्रिटिश सरकार का। और बैन किस पे लगा है? डिलीवर किए जाने पे घर घर जो लेटर्स हैं, जो खत हैं, और कहाँ से आए हैं, जो फ्रॉम इंडिया आए हैं, इंडिया से आए हैं। इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना, आपको हंसी आएगी कि आज से 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग कितने भोले होते थे, है ना। किसी ने पोस्ट कार्ड में बॉम्ब लगा के भेज दिया, अमेरिका की सरकार जो है, ब्रिटेन की सरकार परेशान है। तो वही वाली बात है। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी एक्सप्लोसिव इन द गाइज ऑफ लेटर्स हैव हर्ट पोस्टल डिलीवरी सिस्टम इन द यूके। कह रहे जो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? गोला बारूद। अलग से इस वर्ड को मैं लिख नहीं रहा हूं, यही बता देता हूं, ठीक है। बॉम्ब्स। कह रहे जी जो गोला बारूद है, जो बॉम्ब्स हैं, गाइज में यानी कि भेष में। गाइज का मतलब होता है भेष। भेष समझते हैं ना, बहुरूपिया जो बनाता है। और भेष किसका भाई? लेटर्स का, यानी कि खतों का। कह रहे इन एक्सप्लोसिव्स ने ना हर्ट कर दिया है, चोट मार दी है। और किस पे चोट मारी है भाई? पोस्टल डिलीवरी सिस्टम पे, यूके की सरकार के, यूके नाम के देश के। पोस्टल डिलीवरी सिस्टम आप समझ गए हैं, खतों को डिलीवर करने का जो सिस्टम है। पोस्ट ऑफिस से डाकिया आएगा साइकिल लेके, है ना, आपके लेटर्स दे के जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोस्टल डिलीवरी सिस्टम। सेंटेंस बहुत आसान है। एक्सप्लोसिव्स आपका सब्जेक्ट है, हैव हर्ड इसकी वर्ब है। अब देखो गाइज नाम का वर्ड, गाइज मैंने आपको बता दिया, भेष बनाने को बोलते हैं गाइज करना। नाउन फॉर्म में गाइज का मतलब होता है भेष, है ना। जैसे आपने भेष बना लिया पुलिस वाले का और पुलिस वाला बन के निकल गए सड़क पे, तो यू आर इन द गाइज ऑफ ए पुलिसमैन। समझ गए ना, झूठा भेष बनाने के लिए यूज होता है गाइज नाम का वर्ड। इसको प्रिटेंस, डिस्गाइज और अपीयरेंस भी बोलते हैं। गाइज और डिस्गाइज एक ही वर्ड है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिस्गाइज का गाइज। अब एक सवाल करूंगा मैं आपसे यहाँ पे, फिर उस ग्रामर कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा। आपने अक्सर सुना होगा कि हैज, हैव, हैड अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। सुना होगा ना, आई हैव कम, तो कम, केम, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड स्टडीड या शी हैज स्टडीड। तो यहां पे इस केस में ऐसा कौन सा ग्रामर रूल लगा कि हैव के बाद में फिर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई हुई है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इस रूल को अच्छे से जानते हैं, जो अभी आए हैं फटाफट उनको दिखा देते हैं ताकि बाकी सबका भी रिवीजन हो जाए। देखो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पेशल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स का V1, V2 और V3 सेम रहता है। अब मतलब क्या हुआ इस बात का? इन वर्ब्स का कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा। अगर V1 यूज करना है तो भी ये वही है, V2 और V3 में भी वही है। ये वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं। कोस्ट, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कट, पुट, हिट, सेट, हर्ट, स्प्लिट, बर्स्ट, स्प्रेड। याद करनी है एक एक वर्ब। ऐसे ही इंग्लिश में हजारों वर्ब्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपसे वो 20 वर्ब्स, वो 15 वर्ब्स याद करवा रहा हूं जो आपका एग्जामिनर बड़ा शौकीन है आपको एग्जाम में देने का। तो ये 10-12 वर्ब्स तो आपके दिमाग में और आपके लिप्स पे होनी चाहिए, जिनकी V1, V2, V3 इज द सेम। अब दिखाता हूं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अ स्लोइंग जीडीपी कास्टेड अ लॉन्ग शैडो ऑफ रिसेशन ऑन द यूएस जीडीपी। एक धीमे बढ़ती हुई जो जीडीपी है, या जीडीपी की ग्रोथ कर देता हूं, ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ। एक धीमी पड़ती हुई जो ग्रोथ है, उसने कास्ट कर दिया एक लंबी सी परछाई को। कास्ट का मतलब होता है फेंकना। कास्ट अ शेडो, कास्ट अ नेट। मछुआरा जब अपना जाला फेंकता है समंदर में, या आप कोई चीज़ परछाई फेंकती है अपनी, तो अपने कास्ट नाम की जो है वर्ब को यूज़ करते हैं।
तो कम बढ़ती हुई ग्रोथ ने कास्ट कर दिया लंबी सी परछाई को जो थी रिसेशन की यानी कि मंदी की। और किस पे कास्ट किया? यूएस की जीडीपी के या यूएस की इकॉनमी पे। अब ये कास्टेड वर्ड गलत है। कास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम होती है। तो यहाँ पे V2 लगाने की कोशिश तो आप कर रहे थे, पर लिखना सर आपको कास्ट ही पड़ेगा। बात आ गई समझ में? अब आप पूछोगे सर ये V2 है तो मुझे कैसे पता लगेगा? V1 V2 V3 तो सेम होती है। तो बड़ा इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर V3 होगी तो इसके पहले हैज हैव हैड होगा, है ना, मेन वर्ब फॉर्म में। अगर V1 होगी तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगी। ग्रोथ सिंगुलर है उस केस में एस लग जाएगा। प्लूरल है तब V2 और V1 सेम लगेंगे देखने में। अब देखो ये ना तो V1 है ना हैज हैव लगा है ना V3 है, ये V2 है, लेकिन कास्ट कास्ट कास्ट। वैसे ही द शॉपकीपर्स रूड एटीट्यूड हर्टेड हिज बिजनेस। शॉपकीपर का जो रूड एटीट्यूड था, समझ गए ना, रूखा व्यवहार था, उसने हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया उसके धंधे को, व्यापार को, बिजनेस को। हर्टेड गलत है सर, हर्टेड हीटेड नहीं होता, यूज हर्ट, है ना, V2 लग जाएगी, हर्ट लग बन जाएगा। एज द न्यूज ऑफ द वॉर ब्रोक आउट ऑन नेशनल टीवी इट स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। जैसे ही वॉर की न्यूज ब्रोक आउट हुई, ब्रेक आउट किसी चीज का होना होता है अचानक से फैलना, अचानक से सबको पता लगना, अचानक से सब तक पहुंचना। जैसे ही खबर जो है वॉर की, जंग की, नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट हुई, ब्रोक आउट की, वो फैल गई वाइल्ड फायर की जगह, वो जो है फैलने लगी जंगल की आग की तरह। स्प्रेडेड यहां भी गलत है, यूज हियर स्प्रेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, वर्ड्स को अपने सामने बार बार बोल के देखो, दिमाग में बैठेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में 3-4 ही नए वर्ड्स हैं, उनको मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं ताकि इस आर्टिकल को आप पढ़ पाएं स्मूथली। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए वोकैब शीट है अपनी, आज 3 वर्ड्स अपने पास आने वाले हैं। पहला वर्ड है आइसोलेट, एक वर्ड है थ्रू आउट, नया वर्ड है, तीसरा है गाइज, जो अभी आपको मैंने करवाया था। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। कैपिटलिज्म हैज़ आइसोलेटेड द पुअर फ्रॉम द सोसाइटी। पूंजीवाद ने अलग थलग कर दिया है द पुअर को, यानी सभी गरीब लोगों को। कॉमन प्लूरल नाउन, द प्लस में एडजेक्टिव। पूंजीवाद ने अलग थलग कर दिया है सभी गरीब लोगों को फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि समाज से। आइसोलेट को इंसुलेट, डिटैच, सिक्वेस्टर, सेग्रीगेट सभी वर्ड से बताया जाता है। आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। आइसोलेटेड होगा जो अलग थलग हो चुका है एडजेक्टिव फॉर्म में, और इसको अलूफ भी बोलते हैं। अब ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से बोलना मतलब ध्यान देना इसकी तरफ, मैं बोल तो मैं रहा हूँ। अलूफ वर्ड की तरफ ध्यान देना एग्जामिनर्स का फेवरेट वर्ड है। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, आइसोलेटेड वर्ड का सिनोनिम है, ये खास ध्यान देने वाला वर्ड है। चलिए अगला वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट एक एडवर्ब है, इसके 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है एवरीवेयर, यानी हर जगह। दूसरा मीनिंग है पूरे वक्त के दौरान या ड्यूरिंग द होल पीरियड। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक वर्ड है या अजीब अजीब से मीनिंग रखता है, लेकिन इसके 2 ही मीनिंग निकलते हैं थ्रू आउट नाम के एडवर्ब के। यूज करके दिखा देता हूं हर मीनिंग को। देयर वॉज एन एनवायरमेंट ऑफ जॉय थ्रू आउट द नेशन आफ्टर द टीम्स वर्ल्ड कप विन। टीम की वर्ल्ड कप में विन के बाद में एक एनवायरमेंट था जॉय का, एक माहौल था आनंद का। और कहाँ पे? हर जगह देश के अंदर, थ्रू आउट द नेशन। तो एवरीवेयर वाला मीनिंग दे दिया ना इसने, थ्रू आउट द नेशन, है ना, हर जगह में ऐसा माहौल था। अब दूसरा मीनिंग देखो, पूरे पीरियड के दौरान, पूरे वक्त के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द होल टाइम। आई हैड टू ट्रेवल थ्रू आउट द नाइट, मुझे पूरी रात के दौरान ट्रेवल करना पड़ा। आ रही बात समझ में? थ्रू आउट द नाइट, एक ही वर्ड दोनों काम करेगा। इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है गाइज। गाइज बना है डिस्गाइज से। गाइज का मतलब होता है भेष, नकली भेष किसी चीज का। अ स्टिमुलेटेड अपीयरेंस। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज कम इन गाइज ऑफ चैलेंजेस,
कभी कभी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो आती हैं गाइज में, वो आती हैं भेष में, और किसके, चैलेंज के यानी कि चुनौती के। कभी कभी मुश्किल में ही मौका निकलता है ना, मुश्किल में ही अवसर निकलता है, कहने का मतलब ये। चलिए 3 वर्ड्स हैं, छोटा सा ही आर्टिकल है, 2-4 ही मुश्किल वर्ड्स हैं, सारे आपको करवा दिए। जल्दी से इस आर्टिकल की एक समरी आपको दे देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। देखो 1972 में एक्सरे मशीन तो थी नहीं शायद, जिसमें आपका जो है बैग वैग स्कैन हो जाए, आपने लेटर में क्या लगा के भेजा है, कुछ ऐसा तो था नहीं। तो हुआ क्या, किसी बदमाश ने इंडिया से भेज दिया एक लेटर, इंडिया का एड्रेस डाल के यूके में, और उसने लगा दिया एक्सप्लोसिव यानी कि बॉम्ब, और वो यूके में फट गया। अब जैसे ही बॉम्ब फटा, यूके के लोग डर गए, है ना, यूके की सरकार जो है वो भी डर गए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जल्दी से इंडिया के सारे लेटर्स पे बैन लगा दिया 1972 में। और क्या किया, सारे लेटर्स को एक अलग कमरे में जाके रख दिया, और फिर इंडियंस को बोला कि अब आपके लेटर्स है ना कई दिनों बाद डिलीवर होंगे, हम एक एक लेटर हम खोल के देखेंगे पहले, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लेटर वास्तव में यहाँ भेजना है तो उस पर लिफाफा लगा के मत भेजो, सीधे पोस्ट कार्ड भेजो, ताकि हम देख सकें दूर से ही उसमें बम लगा है या नहीं लगा। तो इस प्रेस क्लिपिंग में इस पूरी बात को आपको बताया गया, रिपोर्टिंग टोन है ना। चलो अब शुरू करते हैं। कह रहे जी, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेटर बॉम्ब्स सेंट बाय एयर मेल लास्ट वीक फ्रॉम इंडिया टू द यूके, इंडिया बिकेम एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटेन टुडे। कह रहे जी, एज अ कॉन्सिक्वेंस, एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे। एज नाम की एडवर्ब का मतलब होता है के तौर पे, के तौर पे, है ना। तो कह रहे तौर पे, कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजे के। कॉन्सिक्वेंस तो अच्छा सा वर्ड है, जानते हो आप, नतीजा, रिजल्ट। और किसका नतीजा भाई, लेटर बॉम्ब्स का, ऐसे बॉम्ब्स का जो लेटर की शक्लों में आते हैं। और कौन से बॉम्ब्स हैं ये, जो सेंट बाय एयर मेल है, जो हवाई जहाज के थ्रू भेजे गए थे एयर मेल में। और कब, पिछले ही हफ्ते, लास्ट वीक। और कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, और कहाँ तक, टू द यूके। तो कह रहे इंडिया से यूके में लेटर की शक्ल में बॉम्ब भेजे जाने के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, नतीजे के तौर पे हुआ क्या। कह रहे यूके में इंडिया जो है ना, वो बन गया एक एरा, एक युग, और किसका, अंधकार का, ऑफ डार्कनेस। और कहाँ पे, ब्रिटेन में आज। आ रही बात समझ में। इंडिया के लेटर्स को सबको बैन कर दिया, मतलब इंडिया जो है, यूके के अंदर जो इंडिया था ना, वो डार्कनेस में चला गया आज। कहने का इंडिया का सूरज यूके में डूब गया आज। चलो जी, इंडिया सब्जेक्ट है, बिकेम इसकी वर्ब है, एरा का मतलब होता है पीरियड या युग। इसी से एक वर्ड इसका सिनोनिम है इपॉक, ठीक है, इपॉक। इपॉक से एक एडवर्ब निकलता है, एडजेक्टिव निकलता है इपॉकल। देखो मुझे पता है, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना, एरा, इपॉक, इपॉकल। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं इतना कुछ, लेकिन क्लास में रेगुलर रहोगे, एक एक चीज़ आपके जो है सर में बैठेगी, दिमाग में बैठेगी, रेगुलर रहना जरूरी है। एरा का मतलब है युग, युग का सिनोनिम है इपॉक, और इपॉक से एडजेक्टिव बना है इपॉकल। इपॉकल का मतलब वो होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी, एक सेकेंड रुकना, अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट दैट स्टार्ट्स अ न्यू एरा। आ रही बात समझ में। इपॉक से बनाया है इपॉकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना जिससे एक नए युग की शुरुआत हो जाए, वो कहलाती है इपॉकल। इपॉक से इपॉकल। इसके लिए एक और वर्ड है इंग्लिश में हमारे पास, बहुत अच्छा वर्ड है, मोमेंटस। तो ये दोनों चीज़ों को दिमाग में आपको बिठाना है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा, रेपरकशन, रिजल्ट, आउटकम किसी चीज़ का। चलो, कह रहे जी, नो मेल फ्रॉम इंडिया वॉज डिलीवर्ड टू एनीबडी हेयर दिस मॉर्निंग। कह रहा है जी, कोई भी मेल जो है ना इंडिया से, कोई भी डाक या खत जो है इंडिया से डिलीवर किया गया था किसी को भी नहीं, मतलब कोई भी मेल जो है किसी को डिलीवर नहीं किया गया टू एनीबडी। और कहाँ पे, यहाँ पे यानी यूके में, दिस मॉर्निंग यानी कि आज सुबह। और क्या हुआ, और ये हुआ जी, द ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इम्पोज्ड अ बैन यस्टरडे ऑन द सॉर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स फ्रॉम इंडिया। कह रहा है जी, जो ब्रिटेन का पोस्ट ऑफिस है उसने इम्पोज कर दिया। इम्पोज का मतलब होता है लगाना। क्या लगा दिया भाई इसने लगा दिया एक बैन। और क्या, किस पे लगाया, कल लगाया ही, सबके सब सॉर्टिंग पे और डिलीवरी पे उन लेटर्स की जो इंडिया से आए हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना, डिलीवरी का मतलब होता है घर जाके डिलीवर करना। सॉर्ट किया जाता है ना पहले लेटर्स को, ऐसा तो नहीं है एक ही डाकिये के पास इंडिया से भी आया हुआ लेटर भी है और फिलीपींस से आया हुआ लेटर भी है, मतलब एक गली के लेटर्स एक जगह कर दिए, एक इकट्ठे कर दिए, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। तो इंडिया से आए हुए सभी लेटर्स को सॉर्ट और डिलीवर करने पे पूरा बैन लगा दिया गया। पोस्ट ऑफिस की वर्ब है इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब होता है बलपूर्वक किसी चीज़ को लगाना, इन्फोर्स करना, इंप्लीमेंट करना। अब ध्यान रखो, लगाना मैंने बोल दिया तो इसको हिंदी में पकड़ मत लेना, सर मैंने तो थप्पड़ लगाया था किसी के, तो मैं थप्पड़ के साथ भी इम्पोज यूज कर दूंगा, नहीं।
अगर आप किसी फाइन को लगाते हैं, बैन को लगाते हैं, कर्फ्यू को लगाते हैं, पाबंदी को लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन को लगाते हैं, तब आप इम्पोज नाम के वर्ड को यूज करते हैं। तो ये कोलोकेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, क्लोज टेस्ट में काम आती हैं ये, ठीक है। इम्पोज वर्ड इन्हीं वर्ड्स के साथ में यूज किया जाता है। फाइन, बैन, कर्फ्यू, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ही इम्पोज वर्ड को यूज करते हैं। आगे बढ़े, चलो। अब एक कॉन्सेप्ट आएगा बहुत ही प्यारा ग्रामर का, मैं उसकी भूमिका पहले से ही बांध देता हूं। मुझे बताओ, पोस्ट ऑफिस ने इम्पोज किया बैन को, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता था क्या, पोस्ट ऑफिस हैज इम्पोज्ड? लिख सकता था या नहीं लिख सकता था? कितने लोगों को लगता है लिख सकता था, कमेंट्स में बताना, और जो बताते हैं नहीं लिख सकता रीजन भी बताना। चलो अब मैं बता देता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसी अभी आगे वायलेट होगा। कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे आपको पास्ट टेंस यूज करना था, V2। क्यों यूज करना था? क्योंकि आपको टाइम दे दिया गया है यस्टरडे, यानी कि पास्ट का। जो काम पास्ट में हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में? जो काम यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, है ना, ऐसे लास्ट आवर, अब 2 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितनी देर पहले हुआ। अगर पीरियड ऑफ टाइम आपको पास्ट का दे दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे दिया जाए पास्ट का, उस केस में अंडरस्टूड है प्रेजेंट टेंस की कोई फॉर्म यूज नहीं होगी। तो इस वजह से हैज इम्पोज्ड नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस केस में V2 ही सेट बैठेगा। अब इस रूल को याद रखना, कहीं पे वायलेट होगा वहां पे आपसे पूछूंगा। आगे बढ़ो। कह रहा है जी, सेवरल हंड्रेड बैग्स ऑफ मेल फ्रॉम इंडिया हैव बीन आइसोलेटेड एंड स्टोर्ड इन स्पेशल प्लेसेस इन सॉर्टिंग ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री। कह रहा है जी, कई सैकड़ों बैग्स, सेवरल हंड्रेड बैग्स जो थे खतों के मेल के, और कहां से आई थी? इंडिया से आई थी। कह रहा है जी, इनको आइसोलेट कर दिया गया है, सेग्रीगेट, इंसुलेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, और इनको पैसिव वॉइस लगा के ही स्टोर भी कर दिया गया है खास प्लेसेस में, खास जगहों पे। और कहां पे? सॉर्टिंग ऑफिसेज के अंदर। और किधर? पूरे देश में, थ्रू आउट द कंट्री। अब जो सारे वर्ड पढ़े थे वो आ गए, है ना। बैग्स की वर्ब है हैव बीन आइसोलेटेड पहली, और हैव बीन स्टोर्ड दूसरी। बैग्स को आइसोलेट किया गया और बैग्स को स्टोर किया गया। पैसिव वॉइस लगाए, बी फैमिली प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो पैसिव होता है। आइसोलेट करना मतलब अलग करना। थ्रू आउट के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है एवरीवेयर या एवरी प्लेस, एवरीवेयर ही लिख देता हूं, ठीक है, याद है ना। थ्रू आउट यानी एवरीवेयर, थ्रू आउट यानी एवरीवेयर। और दूसरा मीनिंग होता है दौरान पूरे पीरियड के, ड्यूरिंग द होल पीरियड। तो पहला वाला मीनिंग इस केस में इस्तेमाल किया गया है। सोर्टिंग बैग्स हैव बीन केप्ट एट सोर्टिंग बैग्स थ्रू आउट द कंट्री, एवरीवेयर इन द कंट्री। चलो और आगे बढ़े। कह रहे जी, अ चेक ऑफ ईच आइटम बिगिनिंग टुडे इज एक्सपेक्टेड टू टेक सेवरल डेज टू कंप्लीट। कह रहे एक स्क्रूटनी जो है, एक चेक जो है, एक जांच जो है हर एक आइटम की, और वही जांच जो शुरू होगी आज, बिगिनिंग टुडे, आज से शुरू होते हुए। कह रहा वो एक्सपेक्टेड है, उससे आशा है कि वो टेक लेगी सेवरल डेज, और क्यों? कंप्लीट होने में। तो एक चेक होगा, आज से शुरू होगा, और आशा है कि कई दिनों में इन्वेस्टिगेशन जो है, स्क्रीनिंग हो जाएगी। चेक की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। कह रहा है जी, स्क्रीनिंग मशीन्स वर रिपोर्टेड टू बी इन शॉर्ट सप्लाई। जो स्क्रीन करने वाली मशीन्स हैं उस वक्त की, आज से 50 साल पुरानी, कह रहे ये मशीन्स जो है ना, रिपोर्ट की गई थी कि ये हैं शॉर्ट सप्लाई में, इनकी चल रही है कमी। क्योंकि सारे कंट्री में हर जगह ये मशीन चाहिए, इंडिया से लेटर आया है उसको चेक करवाना है, इनकी सप्लाई अचानक से जो है कम पड़ गई। मशीन्स की वर्ब है अगेन पैसिव वॉइस में वर रिपोर्टेड। बी फैमिली की वर्ब और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव बन जाता है। बस बी फैमिली की वर्ब्स याद कर लो, इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बींग, बिन, है ना। इन 9 को याद रखना। चलो जी आगे क्या हुआ। कह रहे जी, द चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस अब्रॉड मिस्टर बिल रायमंड इज गिविंग हिज पर्सनल अटेंशन टू द मैटर। कह रहे जो चेयरमैन है ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस बोर्ड के, जो अधिकारी हैं सबसे बड़े, जिनका नाम है मिस्टर रायलैंड, कह रहे ये दे रहे हैं अपने पर्सनल अटेंशन को, अपने खास ध्यान को पूरे मैटर के लिए, पूरे मामले के लिए, ठीक है। तो ये चेयरमैन खुद देख रहे हैं पूरे मामले में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चेयरमैन साहब की वर्ब है इज गिविंग। और क्या हुआ। कह रहे जी, इंडिविजुअल एंड कमर्शियल एंड अदर ऑफिस इन इंडिया हु हैव एयर मेल्ड लेटर्स एंड पैकेट्स टू दिस कंट्री लास्ट वीक मस्ट देयरफॉर एक्सपेक्ट डिले इन रिस्पॉन्स। कह रहे जी, इंडिविजुअल और कमर्शियल और अदर ऑफिसेज जो हैं इंडिया में, जिन लोगों ने एयर मेल किया है। अब ये एयर मेल क्या होता है जी? लेटर भेजना, मेल भेजना एयर के जरिए, फ्लाइट के जरिए। तो जिन लोगों ने फ्लाइट के थ्रू अपने लेटर्स बुक करवाए हैं और पैकेट्स बुक करवाए हैं इस देश में, यानी कि यूके में, और कब करवाए हैं? लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते।
कह रहे इन सभी लोगों को ना मस्ट देयर फॉर इसलिए एक्सपेक्ट करना चाहिए, देयर फॉर मतलब इसलिए, मस्ट मतलब चाहिए, एक्सपेक्ट यानी आप जानते हैं, इसलिए इन लोगों को आशा रखनी चाहिए एक डिले की अपने रिस्पॉन्स में, है ना, क्योंकि इन्होंने लेटर भेजा, सामने से रिस्पॉन्स आना था, पर सामने वाली पार्टी को तो लेटर मिलेगा ही नहीं, लेटर में लगे हुए हैं बॉम्ब, तो ये अपने डिले को, रिस्पॉन्स में डिले को पहले से ही जो है आशा बना करके रखें। सिंपल सा सेंटेंस है, लेटर्स और दूसरे ऑफिस की वर्ब है, इंडिविजुअल्स और ऑफिस की वर्ब है मस्ट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट को मैं यहाँ कलर दे देता हूँ, पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। अब देखो यहाँ आ जाओ, ऊपर एक ग्रामर रूल करवाया था, क्या वो रूल यहाँ पे वॉयलेट हुआ या नहीं हुआ? भाई हुआ है रूल यहाँ पे वॉयलेट। ऑफिसेज ने मस्ट एक्सपेक्ट तो ठीक है, हु हैव एयर मेल्ड लास्ट वीक ये गलत है। अरे भाई लास्ट वीक आ चुका है ना, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का आ चुका है ना, पिछला हफ्ता खत्म हो चुका है ना, तो उस केस में क्या प्रेजेंट टेंस लगाया जा सकता है? हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सर नहीं लगाया जा सकता। तो आज से 50 साल भी पहले जो न्यूज़पेपर है, ये यूके का न्यूज़पेपर है शायद, वो भी गलतियां करते थे, तो ये गलती आपने पकड़ ली, ठीक है, 1 मार्क्स एसएससी में। चलो और आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना क्या गलती हुई है? लास्ट वीक आ गया तो इस बेवकूफ ने क्या किया, लास्ट वीक के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया, है ना, इसने वो फॉर्मूला वॉयलेट कर दिया जिसमें पास्ट की एडवर्ब के साथ में प्रेजेंट टेंस को यूज नहीं करते हैं। कह रहा है इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल दैट एज फार एज पॉसिबल दे शुड राइट एयर लेटर्स इन विच नो एनक्लोजर्स आर अलाउड एंड अवॉइड यूजिंग एनवेलप्स टिल द सिचुएशन क्लियर्स अप एट दिस एंड। कह रहा है ये भी एडवाइजेबल है, ऐसी भी एडवाइस सरकार के द्वारा दी जा रही है, और क्या दी जा रही है भाई? जहां तक हो सके एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके एज फार एज पॉसिबल इन सभी लोगों को, इंडियंस को राइट करना चाहिए एयर लेटर्स को। और कह रहा है जिसमें इन विच कोई भी एनक्लोजर्स अलाउड नहीं है। एनक्लोजर का मतलब है चार तरफ से होने वाला लिफाफा जो उसको कवर करे, एनवलप करे, समझिए बात, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसी एडवाइजरी है यूके की सरकार के द्वारा कि लेटर तो भेजो लेकिन लिफाफा नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिखे दूर से क्या लगा हुआ लेटर में, और इनको यूज अवॉइड करना चाहिए यूज करने को किसी भी प्रकार के लिफाफे को जब तक सिचुएशन क्लियर अप नहीं हो जाती है इस तरफ से एट दिस एंड यूके की तरफ से। तो ये एडवाइजरी भी यूके की सरकार ने जारी की है। सेंटेंस समझ में आ गया ना? इट की वर्ब है इज, इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल। दे की वर्ब है शुड राइट, दे आया फॉर इंडियंस। एनक्लोजर्स की वर्ब है आर अलाउड, एनक्लोजर्स को अलाउड किया जाता है। और दे की दूसरी वर्ब है शुड अवॉइड, दे शुड राइट एंड दे शुड अवॉइड। आगे बात समझ में? सिचुएशन की वर्ब है क्लियर सब। अब मैं आपसे दो छोटे छोटे ग्रामर रूल डिस्कस करूंगा, बड़े प्यारे रूल्स हैं। पहला रूल है एनवलप नाम के वर्ड का, नया रूल है, पहली बार करवा रहा हूँ, ध्यान में थोड़ा बिठाना दिमाग में। इंग्लिश में दो वर्ड हैं, एक तो ये और एक ये, जिसके पीछे ई आ रहा है ना, ये तो है नाउन और इसका मतलब होता है लिफाफा, समझ गए? और जिसके पीछे ई नहीं आ रहा ना, ये होती है वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ को लिफाफे से ढक लेना। जैसे लिफाफा ढकता है ना खत को, वैसे ही किसी चीज़ को कवर करने को, सराउंड करने को इस जो है बिना ई वाले वर्ड से बताते हैं। अब इनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, बता देता हूँ क्या है। देखो इसका जो पहला वाला है ना, इसको बोलते हैं एनवलप, एनवलप, और जो दूसरा वाला है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवेलप। आ रही बात समझ में? बोलने में भी अलग है वर्ड्स, लिखने में और देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, ई लगा हुआ एक के नहीं लगा हुआ, लेकिन इसको बोलते हैं एनवलप, इसको बोलते हैं एनवेलप। तो एनवेलप तो एक वर्ब है किसी चीज़ को घेरने के लिए, कवर करने के लिए, एनवलप एक लिफाफा है, एक नाउन है। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में? आफ्टर द ब्लास्ट अ लेयर ऑफ स्मोक सीम्ड टू इन्वलप या इन्वलप द सिटी। ब्लास्ट के बाद में एक लेयर जो थी स्मोक की यानी धुएं की, वो सीम्ड होती थी, दिखाई होती थी कि वो घेर रही है पूरी सिटी को, एनवलप कर रही है या इन्वेलप कर रही है। अब मुझे बताओ क्या लगाया जाए यहाँ पे? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। अरे भाई जब वर्ब लगानी है तो इसका क्या काम है? ये तो नाउन है, तो इसका कोई काम नहीं है। यहां लिखेंगे सीम्ड टू इन्वेलप द सिटी। इन्वेलप का मतलब यहां पे हो जाएगा कवर, है ना, कवर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, फिलर्स में मिल सकते हैं या कोई क्वेश्चन एरर का भी मिल सकता है। वैसे ही द अनाउंसर हैड द नेम्स ऑफ द विनर्स इन अ सील्ड एनवलप या इन्वेलप। आंसर अनाउंसर के पास नेम्स थे विनर्स के यानी विजेताओं के एक सील बंद लिफाफे में। लिफाफे की बात हो रही है, अ आर्टिकल लगा हुआ है, सील्ड एडजेक्टिव आ गया, एक नाउन चाहिए यहाँ, इन अ सील्ड एनवलप। यहाँ पे इसको निकाल दो इन्वेलप को, ठीक है, लिफाफा। चलो
कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं जब लॉजिक से उनको आप अटैच कर देते हो। लॉजिक आपको लग गया पता, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्यारा सा, रिवीजन के टाइम काम आएगा। बढ़े आगे, चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है ग्रामर का, ये तो आपने देख लिया, दूसरा भी देख लो क्योंकि क्विज में पूछा हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अवॉइड के बाद में यूज किया गया यूजिंग। तो क्यों किया गया? इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ये 15 वर्ब्स ध्यान रख लेना, जिनके बाद में या तो आएगा नाउन और या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उन्हीं में से एक वर्ब है अवॉइड, इसलिए अवॉइड के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमें लगाना पड़ा। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, यू शुड अवॉइड टू गो आउट इन द रेन ड्यूरिंग समर्स। आपको अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना रेन के अंदर, आपको अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना रेन के अंदर ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। जाओगे तो ठंड लग जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात? अब मुझे बताओ, अवॉइड के बाद में टू गो लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। तो इस केस में क्या लिखें? इस केस में सर हमें लिखना चाहिए अवॉइड, अवॉइड ये टू को निकाल देते हैं यहां से, ठीक है, और यहां लिखना चाहिए गोइंग। यू शुड अवॉइड गोइंग आउट इन द रेन ड्यूरिंग विंटर्स। वैसे आर यू कंसिडरिंग टू बाय अ हाउस ऑफ योर ओन? क्या आप कंसीडर कर रहे हैं बाय करना, खरीदना एक घर अपना खुद का? गलत बात, कंसीडरिंग टू बाय नहीं हो सकता। कंसीडर भी एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर नाउन आएगा। तो नाउन तो पढ़ा नहीं है सर, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो बना ही डालो। आर यू कंसीडरिंग बाइंग अ हाउस ऑफ योर ओन? वैसे द कंपनी इज प्लानिंग टू सीज टू सेल इट्स कार इन इंडिया। कंपनी प्लान कर रही है कि वो बंद कर देगी, सीज कर देगी, स्टॉप कर देगी बेचना अपनी कारों को इंडिया में। सीज के बाद में भी नहीं आ सकता वर्ब का इन्फिनेटिव, यहां पे लिखेंगे सी इज सेलिंग इट्स कार्स इन इंडिया। सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। आज के क्विज में पूछा जाएगा, वर्ब्स को बिठा लेना। चलो आगे बढ़े। कह रहा है जी, द अबव रिलेट्स टू द मैकेनिक्स ऑफ दिस एक्सप्लोसिव मेटल पोस्टल बिजनेस। कह रहे जो ऊपर जो चीज़ें हमने एक बात की है ना, एनक्लोजर की और एनवलप की, जो एक ही बात है, लिफाफे की तरफ इशारा करते हैं। कह रहे जो ऊपर चीज़ें हैं ना, ये रिलेट टू करती हैं, जुड़ी हुई हैं मैकेनिक्स से, सिस्टम से, जो है एक्सप्लोसिव पोस्टल बिजनेस का, उस धंधे का जिसमें एक्सप्लोसिव को पोस्ट में लगा के बेचा, जो है भेजा जाता है। तो कह रहे इस पूरी बदमाशी के धंधे का ये सबसे अच्छा तरीका यही है, ऊपर वाली चीज़ें। अबव की वर्ब है रिलेट्स, मैकेनिक का मतलब है सिस्टम। मैकेनिक अगर एस के बिना हो तो इसका मतलब होता है कारीगर, मैकेनिक, और अगर एस लग जाए तो इसका मतलब होता है सिस्टम, मैकेनिज्म, है ना। एस लगते ही इस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। चलो मैकेनिक तो आप जानते हो ना, गैरेज में जो मैकेनिक काम करता है वो बिना एस के होता है, वो सिंगल मैकेनिक होता है। गैरेज ही बट सम क्वेश्चंस ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर हैव बीन रीजन इन रिजल्ट। कह रहे लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल नेचर के, कुछ सवाल हैं सियासी प्रकृति के। कह रहे वो ओरिजिन हो गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं इस रिजल्ट में, इसके नतीजे के तौर पे कुछ सियासी सवाल हमारे सामने आके खड़े हो गए। कहने का मतलब ये क्वेश्चंस की वर्ब है हैव बीन रीजन। अब यहाँ पे एक एरर है सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट और एरर दोनों करवाऊंगा, एक बार आर्टिकल को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी एरर रखी हुई है, देख लेते हैं उसको। कह रहे इट इज ऑब्वियस दैट दिस इज द वर्क ऑफ एन अरब गोरिल्ला ग्रुप वेदर इट बी द ब्लैक सितंबर ग्रुप और एनी अदर। कह रहा है ये बात भी ऑब्वियस है, ये बात भी साफ है कि ये सारी जो बदमाशी है, सारा जो मिसक्रिएंट्स, जो ये न्यूसेंस है, वर्क है, वो अरब गुरिल्ला ग्रुप का है। चाहे ये हो ब्लैक सितंबर ग्रुप, ये ग्रुप है पैलेस्टीन का, ठीक है। पैलेस्टीन जानते हो ना, इजराइल से जो झगड़ा कर रहा है आजकल। तो चाहे तो ये हमास का जो प्रेडेसर था, ब्लैक सितंबर ग्रुप, आजकल हमास बोलते हैं इसको, और या फिर चाहे कोई और हो, तो इनमें से किसी की बदमाशी है। कहने का मतलब ये इट की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है इज, इट की वर्ब है बी। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को करवा दें आपको, फिर क्विज पे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट है इन 3 वर्ब्स का। पहली वर्ब है राइज, दूसरी का मतलब है रेज, तीसरी है अराइज। राइज का मतलब होता है उठ खड़े होना खुद, रेज का मतलब होता है उठा देना किसी और को, चाहे तो उठने की बात हो चाहे बढ़ने की बात हो। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी हाइट राइज कर रही है, अगर आप खुद खड़े हो रहे हो तो आप राइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो आप उसको रेज कर रहे हो, सामने वाली चीज़ को बढ़ाने के लिए रेज यूज करते हैं। ये तीसरा अराइज है ना, ये बाद में करवाऊंगा, पहले इन दोनों को देख लो। अब इनकी V1 V2 V3 अलग अलग है। राइज की रोज रीजन है, रेज की रेज्ड और रेज्ड है। जैसे आफ्टर द न्यूज द प्राइस ऑफ कंपनी स्टॉक रोज रेज्ड या रोज, खबर के बाद कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। देखो खुद बढ़ा है, खुद खड़ा हुआ है, किसी ने नहीं बढ़ाया, या प्राइस ने किसी को नहीं बढ़ाया। बात आ रही है समझ में? भाई खुद ही उठ खड़ा हुआ है, उठाया खड़ा नहीं किया गया उसको, बढ़ाया नहीं गया, वो खुद ही बढ़ा है। तो मुझे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में रोज लगाना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा द प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक रोज, ठीक है, रोज। रेज्ड गलत है, अरोज भी गलत है, रोज ही आएगा।
वैसे ही वर्कर्स वांटेड द मैनेजमेंट टू रेज या राइज देयर सैलरीज। वर्कर्स चाहते थे कि वो मैनेजमेंट जो है बढ़ा दे उनकी तनख्वाहों को। अब यहाँ पे मैनेजमेंट बढ़ाएगी, उठाएगी, खड़ा करेगी, इंक्रीज करेगी। तो किसी की चीज़ को इंक्रीज करने के लिए रेज नाम की वर्ब यूज होती है, और यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ लिखूंगा टू रेज। लॉजिक, हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना है। इंग्लिश में रट्टा फट्टा कुछ नहीं लगेगा, लॉजिक लगाओ। खुद खड़े हुए तो रोज, किसी चीज़ को उठाया, किसी चीज़ को बढ़ाया तो रेज। अब देखो जो तीसरा है ना, ये चलता है राइज की तरह ही। राइज के आगे अराइज, रोज के आगे अरोज, रीजन के आगे रीजन। इसका मतलब ये होता है उठ खड़ा होना, लेकिन किसका? नेगेटिव चीज़ों का, किसी क्वेश्चन का, डाउट का, डिलेमा का, चैलेंज का, थ्रेट का, सस्पिशन का, क्वेरी का। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बता दिए मैंने आपको। जब ऐसी चीज़ें उठ खड़ी होती हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ें उठ खड़ी होती हैं, तब उठ खड़े होने के लिए हम राइज अरोज रीजन नहीं, हम अराइज अरोज रीजन को यूज करते हैं। सिंपल है ना। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हैज रीजन रेज्ड या रीजन फॉर यूक्रेनियंस। चलती हुई इस वॉर के दौरान सवाल जो है उठ खड़ा हुआ है सर्वाइवल का, जीने का, यूक्रेनियंस के लिए। अब खुद उठ खड़े होने के लिए आप राइज और अराइज दोनों को यूज करेंगे, लेकिन सवाल उठ खड़ा है तो राइज को नहीं, अराइज को यूज करेंगे। और हैज के बाद लगाएंगे इसकी थर्ड फॉर्म, तो यहां लिखेंगे हैज अ रीजन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज की क्लास में बहुत सारा रिवीजन हो गया आपका, है ना। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला को यहां लगाओ। सवाल उठ खड़े हुए हैं या उठाया गया है? देखो अगर उनको सवालों को उठाया गया है तो यहां पे हैव बिन रेज्ड लिखें। भाई उठाने के लिए तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, रेज्ड, उठा देना। अगर तो सवालों को उठाया गया, हैव बिन यहां पे सही है, तो यहां लिखे रेज्ड। और या फिर अगर सवाल खुद उठ खड़े हुए हैं तो रीजन यहां पे लिख सकते हैं, पर बीच में से हैव बिन को निकाल के एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो या तो क्वेश्चंस हैव रीजन या फिर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, दो में से एक काम करेंगे तभी ये सेंटेंस सही होगा। चलिए आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ। 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से जो लेटर बॉम्ब नाम की टर्म है वो क्या इंडिकेट करती है, जैसा कि पैसेज में बताया गया है। लेटर बॉम्ब का क्या मीनिंग है पैसेज के हिसाब से? ये एक लेटर्स का बहुत बड़ा तूफान है, ये एक बॉम्ब है एक लेटर की शक्ल में, ये एक लेटर है एक बॉम्ब की शक्ल में, या ये एक बॉम्ब थ्रेट है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको भेजी है। तो जिसने नींद में आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा इसका आंसर निकाल लेगा। थोड़ा सा देख लेना, बी और सी में आपको कंफ्यूजन ज़्यादा करने की मैंने कोशिश की है। आंसर निकालो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। सेकेंड आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लिया गया था, वॉज नॉट टेकन बाय द अथॉरिटीज इन द यूके टू गार्ड द कंट्री अगेंस्ट लेटर बॉम्ब्स। तो लेटर बॉम्ब से देश को सुरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप यूके की सरकार ने नहीं लिया था? तो कौन सा नहीं लिया था भाई? इन्होंने सारे लेटर्स की जो इंडिया से आए थे उनकी डिलीवरी पे बैन नहीं लगाया था। इन्होंने सभी लेटर्स को स्क्रीन नहीं किया था, सबकी जांच नहीं की थी। इन्होंने बैन नहीं लगाया था सभी यूके से इंडिया में जाने वाले लेटर्स पे। या फिर इन्होंने एक एडवाइजरी को जारी नहीं किया था जो एनवेलप को ना यूज़ करने के लिए दी गई हो। अगेन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी लोग सही करेंगे, फिर भी कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ। तीसरे, चौथे, पांचवें मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है यहाँ इस वर्ड के पास, दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। जो 3 ग्रामर रूल करवाए हैं इस पर अप्लाई होंगे। पांचवें में फिलर है एंड देखो एनवेलप और एनवेलप, इन दोनों में से सही वर्ड को यूज़ करना है, ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ 6वें के अंदर, है ना। और 7वें में आपसे मैकेनिक और मैकेनिक्स के बीच का फ़र्क पूछा है, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। क्विज भी धांसू है आज का, 1 नंबर का। 7 के आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, जाके चेक करो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले मेरे मार्क्स से, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना। मुलाकात होगी। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।